गुड मॉर्निंग क्लास। लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था डिटरमाइनर्स का पार्ट 1 पढ़ चुके थे, जिसमें हमने ए एंड द आर्टिकल्स के बारे में पढ़ लिया था। उसके लिए प्रैक्टिस की ज़रूरत पड़ेगी आपको कि किस तरह से हम ब्लैंक में ए एंड द को फिल कर सकते हैं। एग्ज़ाम में जो मोस्ट ऑफ क्वेश्चंस आते हैं वो आर्टिकल से रिलेटेड ही आते हैं। कॉन्सेप्ट मैंने पूरा क्लियर कर दिया था, कहाँ पर ए यूज़ होगा, कहाँ पर एन यूज़ होगा और कहाँ पर द यूज़ होगा। अब हम डिटरमाइनर्स का पार्ट 2 पढ़ रहे हैं। अब हम उसको 2 भी कंटिन्यू करते हैं। नेक्स्ट जो टाइप था डिटरमाइनर का वो था डेमोन्स्ट्रेटिव। मैंने जब स्टार्टिंग में पेज में निकाल के भी बताया था, लिख दिया था कि डेमोन्स्ट्रेटिव में दिस और दैट वर्ड्स यूज़ होते हैं। अब यहाँ पर मैं आपको क्लियर कर दूँ, डेमोन्स्ट्रेट के लिए जो हम वर्ड यूज़ करते हैं वो है दिस और दैट। ये यूज़ होता है किसी चीज़ को इंडिकेट करने के लिए। इंडिकेट करने के लिए कोई भी चीज़ जब हमें बतानी होती है ना, ये वो वहाँ, ये जो चीज़ें वर्ड हम चीज़ों के लिए यूज़ करते हैं वो दिस और दैट होते हैं। अब यहाँ पर दिस का प्लूरल, दैट का प्लूरल फॉर्म क्या होगा, दोज, और दिस का प्लूरल फॉर्म होगा दीज। अब ये यूज़ कैसे होते हैं? दैट का यूज़ होता है यूज टू अवॉइड द रिपीटेशन ऑफ प्रीसीडिंग नाउन। जब हम नाउन को वन टाइम यूज़ कर लेते हैं, है ना, उसके बाद जब हमें उसका रिपीटेशन करना होता है, दोबारा से उसको यूज़ करना होता है, तब हम दैट वर्ड का यूज़ करते हैं। और जो जनरल यूज़ है दैट का वो क्या है, ऑल्सो रेफर टू थिंग्स फार अवे फ्रॉम द स्पीकर। जो चीज़ें हमसे दूर होती हैं उनको हम इंडिकेट करने के लिए दैट वर्ड यूज़ करते हैं। जो जनरली हम बहुत छोटे होते हैं, जब बच्चों को दिस दैट का यूज़ सिखाया जाता है, तभी से सिखाया जाता है कि दूर की चीज़ों के लिए दैट यूज़ होता है और पास की चीज़ों के लिए दिस यूज़ होता है। तो ऑल्सो रेफर टू थिंग्स फार अवे फ्रॉम द स्पीकर। अब हम इसके एग्जाम्पल्स देखेंगे। आई हैव रेड ड्रेस, मेरे पास एक रेड ड्रेस है। आई वॉर द रेड ड्रेस टू द पार्टी। अब यहाँ पर हमने एक एग्जाम्पल लिया है कि मेरे पास रेड ड्रेस है और मैं रेड ड्रेस जो है पार्टी में पहनने वाली हूँ। जो रेड ड्रेस है इस पे काफ़ी स्ट्रेस आ रहा है ना, तो हम इसको 2 बार एक ही सेंटेंस में हम इसको 2 टाइम्स यूज़ कर रहे हैं। तो जब हमें एक को क्या लिखा है ऊपर, रिपीटेशन ऑफ प्रीसीडिंग नाउन, जब हमें दोबारा से नाउन को यूज़ नहीं करना हो तब हम दैट वर्ड को यूज़ कर सकते हैं। तो एक नया जो सेंटेंस बन सकता है वो क्या हो सकता है, आई हैव अ रेड ड्रेस, आई वॉर दैट, आई वॉर दैट टू द पार्टी, मैं उसको पार्टी में पहनने वाली हूँ। यानी कि रेड ड्रेस वर्ड जो है उसको हमें दोबारा से यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। अब इसी तरह से हम एक और एग्जाम्पल है, गिव मी दैट बुक। ये जो सेकंड रूल जो हमने पढ़ा था, ऑल्सो रेफर्स टू थिंग फार अवे फ्रॉम द स्पीकर, उसका एग्जाम्पल है गिव मी दैट बुक, मुझे वो बुक दो जो मुझसे थोड़ी सी दूर पड़ी है। तो ये इंडिकेशन है, फार अवे है, तो वो चीज़ों को क्लियर भी कर रहा है। नाउ द वर्ड दिस यूज टू रेफर टू अ पर्सन और थिंग नियर टू द स्पीकर। अब जैसे दैट फार अवे था, वैसे ही दिस का यूज़ हम पास की चीज़ों के लिए करते हैं। एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। आई हैव रेड दिस बुक मैनी टाइम्स, मैंने ये किताब, यानी कि अगर मेरे पास कोई किताब है और मैं उसको बताते हुए बता रही हूँ कि मैंने ये बुक जो है काफ़ी टाइम रीड की है। क्लियर हो गया। दिस का दैट का यूज़ कहाँ पर होगा, दैट का यूज़ टू 2 जगहों पे हो रहा है। यूज़ टू अवॉइड द रिपीटेशन ऑफ
preceding noun also refer to things far away from speaker. और वहीं पर this का यूज हो रहा है, used to refer to a person or a thing near to the speaker. अब है possessives. इसको ये आप यहाँ पे देख रहे होंगे तो इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, क्योंकि ये जो पॉसेसिव्स है इनकी ज़रूरत हमें काफ़ी जगहों पर पड़ती है. मैंने एक टेबल बना रखी है यहाँ पर. इस टेबल को हम एक बार देख लेते हैं. जो प्रोनाउंस होते हैं ना, नाउन्स होते हैं, उनको हम एडजेक्टिव वे में यूज़ करते हैं और पॉसेसिव प्रोनाउंस के रूप में यूज़ करते हैं. अब इसकी ज़रूरत जब मैं नेक्स्ट चैप्टर पढ़ाऊँगी एक्टिव पैसिव का, वहाँ पर बहुत पढ़ने वाली है. इसलिए इस टेबल को एक बार से उतार लीजिएगा. क्या क्या है पहले हम उसको थोड़ा सा देख लेते हैं. आई, माई, माइन, यू, योर, योर्स, ही, हिज, हिज, शी, हर, हर्स, it, its, dash, we, our, ours, they, their, theirs. अब ये पॉसेसिव्स आपने काफ़ी टाइम पढ़े होंगे. अब इनको सेंटेंसेस में कहाँ कहाँ यूज़ करना है, किस तरह यूज़ करना है, कैसे यूज़ होते हैं, ये सारी चीज़ें हम नेक्स्ट चैप्टर में जैसे जैसे हम एक्टिव पैसिव पढ़ते जाएंगे इनकी काफ़ी ज़रूरत पड़ेगी, तो वहाँ पर हम समझेंगे. अब यहाँ पर एक छोटा सा एग्जाम्पल है. इन दोनों को, एडजेक्टिव और प्रोनाउन को डिफाइन करने के लिए एक छोटा सा एग्जाम्पल लिख रखा है. दिस इज हर हाउस. और नेक्स्ट है दिस हाउस इज हर्स. अब यहाँ पर जो फर्स्ट है इसमें उसकी क्वालिटी बताइए. ओके, दिस इज हर हाउस. ये जो हाउस है ये किसका है? इसका है. और जब हम हर्स यूज करते हैं प्रोनाउंस में तो यहाँ पर ऑनरशिप आ जाती है. ऑनरशिप आ जाती है. लीव what is her and take what is yours. अब यहाँ पे भी एक छोटा सा एग्जाम्पल दे रखा, हर्स और योर्स. वो चीज़ें छोड़ दो जो उसकी हैं, उससे रिलेटेड है. एंड टेक व्हाट इज योर्स, और वो चीज़ें ले जाओ जो तुम्हारी है. तो पॉसेसिव का यूज़ आपने देख लिया कि कैसे करना है. और इसको जैसे जैसे हम ग्रामर टॉपिक्स क्लियर करते जाएंगे इनके यूजेस जो है वो और ज़्यादा डिफाइन अच्छे तरीके से होते जाएंगे. यस, यहाँ पे डिटरमाइनर्स में मैं वही चीज़ें पढ़ा रही हूँ जो आपके एग्ज़ाम से रिलेटेड हैं. तो नोट्स भी प्रॉपरली बनाएं और जो यहाँ पे जो बोला जा रहा है वो भी केयरफुली सुने. अब ये है क्वांटिफायर्स. अब ये जो चीज़ें हैं ये बहुत कंफ्यूजिंग चीज़ें होती हैं आप लोगों के लिए. थोड़ा सा इनको यूज़ करते टाइम आप कंफ्यूज हो जाते हैं. यहाँ पे मैं कुछ एग्जाम्पल से इसको डिफाइन करने की कोशिश कर रही हूँ. होप सो कि इसको अच्छे से अंडरस्टैंड करें. यहाँ पे कुछ वर्ड्स लिखे हैं मैंने. सम, एनी, लिटिल, मच, अ लिटिल, फ्यू, मैनी और अ फ्यू. काफ़ी क्लोज कनेक्शन है इनके. हम वन बाय वन इनको क्लैरिफाई करते हैं. सबसे पहले हम लेते हैं सम. सम कहाँ पर यूज होता है? यूज इन अफर्मेटिव सेंटेंस विथ अनकाउंटेबल एंड प्लूरल काउंटेबल नाउन. फिर से इस लाइन को मैं रिपीट कर रही हूँ. यूज इन अफर्मेटिव सेंटेंस. अफर्मेटिव सेंटेंस यानी पॉजिटिव सेंटेंस. हिंदी में बोले तो हम सकारात्मक वाक्य. विथ अनकाउंटेबल नाउन, सिंगुलर के अनकाउंटेबल नाउन. एंड काउंटेबल कौन से? प्लूरल फॉर्म के काउंटेबल नाउन के साथ यूज होता है. सेकेंड, ये फर्स्ट क्लियर हो गया. सेकेंड, कैन बी यूज्ड इन अ क्वेश्चन व्हेन अ पॉजिटिव रिप्लाई इज expected. Can be used in questions
क्वेश्चंस में यूज होता है कब? जब हमें किसी पॉजिटिव रिप्लाई की एक्सपेक्टेशंस होती है कि सामने से हमें पॉजिटिव रिप्लाई यानी कि हाँ में ही आंसर आएगा। नेक्स्ट, अब इसके हम एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल देख रहे हैं, आई नीड सम शुगर। शुगर जो है वो अनकाउंटेबल नाउन है, तो यहाँ पर हमने सम यूज किया, आई नीड सम शुगर। अब यहाँ पर है आई नीड सम वॉलेंटियर्स। वॉलेंटियर्स वर्ड्स यूज हुआ है। वॉलेंटियर यानी कि कार्यकर्ता, जो हमारा जो किसी काम में योगदान देते हैं उनको वॉलेंटियर्स कहते हैं। ठीक है, तो मुझे यहाँ पर कुछ वॉलेंटियर्स की जरूरत है, तो ये क्या है? काउंटेबल। दोनों चीजें क्लियर हो गई, काउंटेबल कहाँ पे होगा और अनकाउंटेबल कहाँ पे होगा। अब यहाँ पर हम थर्ड का एग्जाम्पल देख लेते हैं। वुड यू लाइक सम कॉफी? अब यहाँ पर एक क्वेश्चन आया है, वुड यू लाइक सम कॉफी। अब एक यहाँ पे क्या था? कैन बी यूज्ड इन अ क्वेश्चन। क्वेश्चन में यूज होता है व्हेन अ पॉजिटिव रिप्लाईज इज एक्सपेक्टेड, यानी कि जब हमें क्या कहा था कि एक्सपेक्टेड यानी कि हम हाँ की उम्मीद करते हैं, ऐसे क्वेश्चंस में सम का यूज होता है। तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या आ रहा है? वुड यू लाइक सम कॉफी? क्या तुम कॉफी लेना पसंद करोगे? यानी पूछने वाला क्या एक्सपेक्ट कर रहा है कि हाँ मैं कॉफी लेना पसंद करूंगा, ये आंसर सामने से मुझे मिलेगा, इसलिए हम यहाँ पर सम यूज कर रहे हैं। अब हम जल्दी से देख लेते हैं एनी। इन क्वेश्चन व्हेन यू आस्क इफ समथिंग exists or not. In negative some sentences to say that something does not exist. In affirmative sentence before plural noun and uncountable noun to refer to a quality which may or may not exist. अब यहाँ पर exist word बहुत आ रहा है, इसको हम example के थ्रू define करने की कोशिश करते हैं, राइट? अब यहाँ पर डू यू हैव एनी डाउट्स। अब हमारा जो फर्स्ट एग्जाम्पल था हम फिर से देख लेते हैं। फर्स्ट जो रूल था, इन क्वेश्चन व्हेन यू आस्क इफ समथिंग एग्जिस्ट और नॉट, तो ये जो फर्स्ट एग्जाम्पल है इस लाइन को डिफाइन कर रहा है। क्या डिफाइन कर रहा है देख लेते हैं। डू यू हैव एनी डाउट, क्या तुम्हें जब भी कोई टीचर कुछ पढ़ा रहा होता है या फिर कोई चीज़ जब समझाई जा रही होती है तो वहाँ पर ये कहा जाता है कि क्या तुम्हें कोई डाउट्स है, यानी कि एग्जिस्ट, किसी चीज़ की उम्मीद है या नहीं है। तो डू यू हैव एनी डाउट्स, इसलिए यहाँ पर क्वेश्चन यूज किया है। अब यहाँ पर आई डोंट हैव एनी डाउट, दोनों कंडीशंस आ गई, मे नॉट और मे बी वाली। अब यहाँ पर हम लिटिल और मच को डिफाइन कर लेते हैं। लिटिल का यूज, little and much are used with uncountable nouns। जहाँ पर uncountable nouns होंगे वहाँ पर little और much का यूज होगा। अब little और much के यूज में डिफरेंस क्या है? little कहाँ यूज होता है? स्मॉल अमाउंट ऑफ समथिंग, किसी भी चीज के स्मॉल अमाउंट के लिए little यूज होता है, वहीं पर लार्ज अमाउंट के लिए much यूज होता है। क्लियर? अगर किसी चीज़ का अमाउंट थोड़ा है तो हम लिटिल यूज़ करेंगे, और अगर किसी चीज़ का अमाउंट ज़्यादा है तो हम मच यूज़ करेंगे। वहीं पर अ लिटिल यूज़ होता है अ स्मॉल अमाउंट ऑफ समथिंग विदाउट इम्फेसिस, जिसकी इम्पोर्टेंस, इम्फेसिस यानी कि जिसकी इम्पोर्टेंस थोड़ी सी कम हो। ओके, अब यहाँ एग्जाम्पल देख लेते हैं। देयर इज लिटिल मिल्क लेफ्ट। अब यहाँ पर लिटिल मिल्क यानी कि मिल्क थोड़ा सा ही रह गया है, ये इम्पॉर्टेंट चीज़ है, इसलिए हमने यहाँ पर लिटिल यूज़ किया। यस, अब यहाँ पर लिटिल और अ लिटिल को ये दोनों एग्जाम्पल्स जो है डिफाइन कर रहे हैं। आई एड अ लिटिल मिल्क टू माई कॉफ़ी। अब यहाँ पर अ लिटिल क्यों यूज़ किया? क्योंकि कॉफ़ी में तो ऑलरेडी मिल्क डला हुआ है, तो मैंने थोड़ा सा और मिल्क ऐड कर दिया, यानी कि ये कोई इम्फेसिस यानी इम्पॉर्टेंट थिंग नहीं है। अगर थोड़ा सा अगर दूध और मिल्क और ऐड किया है तो इट्स नॉट इम्पॉर्टेंट, इसलिए हम यहाँ पर अ लिटिल यूज़ कर रहे हैं। वहीं पर फर्स्ट एग्जाम्पल क्या था? देयर इज
लिटिल मिल्क लेफ्ट, थोड़ा सा दूध बचा है, ये इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। इसी तरह से दिस इज टू मच फॉर मी, ये मेरे लिए काफ़ी है। अब इसी तरह से एक और हम लास्ट पढ़ लेते हैं, फ्यू और मैनी। फ्यू और मैनी का भी ऐसा है, जैसा कि मैंने पहले बताया था, लिटिल और मच के बारे में कि अनकाउंटेबल नाउन के साथ यूज होता है, वहीं पर फ्यू और मैनी जो है वो प्लूरल काउंटेबल नाउन के साथ यूज होते हैं। फ्यू और मैनी का भी सेम लिटिल और मच की तरह ही है। फ्यू यूज होगा स्मॉलर नंबर के लिए, मैनी यूज होगा अ लार्ज नंबर के लिए, और अ फ्यू वापस वही अ लिटिल की तरह, जहाँ पर उसकी एम्फेसिस इम्पोर्टेंस थोड़ी सी कम है, ऐसे इस तरह के सेंटेंसेस में यूज होगा। यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल्स मैंने नोट डाउन कर रखे हैं। फ्यू चिल्ड्रंस आर प्रेजेंट, कुछ बच्चे प्रेजेंट हैं। आई नीड अ फ्यू चिल्ड्रेन फॉर द प्रोजेक्ट। अब यहाँ पर इम्पॉर्टेंट क्या है, प्रोजेक्ट। यहाँ पे क्वांटिटी ऑफ चिल्ड्रन इज नॉट इम्पॉर्टेंट, मुझे कुछ बच्चे चाहिए इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के लिए, यानी प्रोजेक्ट ये यहाँ पर इम्पॉर्टेंट है, बच्चे यहाँ पर नंबर ऑफ चिल्ड्रन इज नॉट इम्पॉर्टेंट, सो वी यूज अ फ्यू हेयर। मैनी चिल्ड्रंस आर एब्सेंट, काफ़ी सारे बच्चे आज एब्सेंट हैं, तो यहाँ पर जब लार्ज अमाउंट आ गया हमने मैनी यूज़ किया, थोड़ों के लिए हमने फ्यू यूज़ किया, और जहाँ पर हमें फिगर इम्पॉर्टेंट नहीं लग रहा है वहाँ पर हमने अ फ्यू यूज़ किया। ये था हमारा डिटरमाइनर का चैप्टर। अब आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे, हो सकता है कि थियोरिकली आपको अच्छे से समझ में नहीं आएगा, तो एक चीज़ के प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है। ए एंड द जो आर्टिकल सिखाया है उनकी भी, और ये जितने भी मैंने यहाँ पर डेमोन्स्ट्रेटिव है, क्वांटिफायर है, जितने भी सिखाए हैं, इनकी आपको प्रैक्टिस ज़रूरी है। थैंक यू। हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। लास्ट टाइम हमने लीनियर इक्वेशन की वर्ड प्रॉब्लम सॉल्व की थी, अब नेक्स्ट कंटिन्यू करेंगे। The age of word problems. The age of Sonu and Monu are in the ratio 5:7. If 9 years ago the age of Sonu would have been twice the age of Monu, find their ages. इसमें आपको ये बताना है, ये आपके एक्सरसाइज नंबर 2.2 का क्वेश्चन नंबर 9 है। तो आप रीड कर लेना। द एज ऑफ सोनू एंड मोनू, सोनू मोनू दोनों के बीच में रेशियो दे रखा है 5:7। इफ 9 years ago, 9 years ago मीन्स 9 years पहले द एज ऑफ मोनू, जो मोनू की एज है वो सोनू से ट्वाइस थी। तो आपको ये बताना है कि उन दोनों की प्रेजेंट एज क्या है। तो सबसे बस रेशियो भी दे देता है, तो हमें क्या लेना है, 5x एंड 7x। Let the Sonu present age be 5x. Monu present age 7x. हमने सोनू की प्रेजेंट एज ले ली 5x एंड मोनू की प्रेजेंट एज ले ली हमने 7x। 9 years ago, 9 years ago, 9 years पहले उन दोनों की एज क्या थी, तो ये भी हमें सॉल्व करना होगा। सोनू
सोनू एज 5x minus 9. मोनू एज मोनू क्या होंगे 7x minus 9. अब आगे ये दे रखा है द एज ऑफ मोनू. मोनू की जो एज है वुड हैव बीन ट्वाइस द एज ऑफ द सोनू. जो मोनू की एज है वो सोनू की एज से ट्वाइस थी, तो डबल थी. किससे डबल थी? जो मोनू की एज है वो सोनू की एज से डबल थी. नेक्स्ट सो इक्वेशन कैसे बनेगी? 5x minus 9. 5x minus 9. ये किसका एज थी? सोनू की. और मोनू इक्वल 7x minus 9. ये मोनू की एज थी. मोनू की एज इससे ट्वाइस थी, तो ट्वाइस इससे डबल, तो 2. देन मल्टीप्लाई करेंगे. 2 5 का 10 minus 2 9 का 18 equals to 7x minus 9. ये as it is. then by TP 10x minus 7x equals to minus 9 plus 18 plus 18. then 3x इक्वल्स टू 18 में से 9 माइनस करना है आपको, तो 9 प्लस के बाई टी भी करेंगे तो 9/3. तो 3 के टेबल से कट किया, 3 आंसर है. तो 3 हमारे x की वैल्यू क्या है? 3. तो इस टाइप से सोनू एज की एज क्या हो गई? रेशियो 5x था, तो 5 इंटू 3 15 ईयर्स. और मोनू एज 7x 7 इंटू 3 21 ईयर्स. ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट. अब है आपके नेक्स्ट 10 क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 10 देखना. द अनइक्वल साइड ऑफ द आइसोस्केलेस ट्राइंगल इज 3 सेंटीमीटर मोर देन इट्स वन ऑफ द इक्वल साइड. इफ द पेरीमीटर ऑफ द ट्राइंगल इज 18 सेंटीमीटर, फाइंड द लेंथ ऑफ द 3 साइड. इसमें आपको ये बताना है कि आइसोस्केलेस, यू नो वेरी वेल आइसोस्केलेस ट्राइंगल. आइसोस्केलेस ट्राइंगल क्या होता है? जिसमें 2 साइड आर इक्वल और 1 साइड अनइक्वल. तो 2 साइड आर इक्वल, तो इसका मीन्स क्या होगा कि अनइक्वल साइड ऑफ द आइसोस्केलेस ट्राइंगल, जो अनइक्वल साइड है वो इक्वल साइड से 3 सेंटीमीटर मोर है, मीन्स ज़्यादा है. तो आपको ये बताना है कि उसका पेरीमीटर दे रखा है कि उसका पेरीमीटर 18 है. तो आपको बतानी है कि लेंथ ऑफ 3 साइड, तो तीनों साइड की आपकी वैल्यू फाइंड करनी है. तो नेक्स्ट आगे कंटिन्यू करेंगे. क्वेश्चन नंबर 10 क्लियर. सबसे फर्स्ट लेट द equal side let the bx
इक्वल साइड भी x, तो अदर साइड भी x ही, 2 इक्वल है ना, तो दोनों साइड x x ही होगी। और अनइक्वल साइड, अनइक्वल साइड क्या हो जाएगी, x प्लस 3। और आपको इसमें पेरीमीटर दे रखा है 18 सेंटीमीटर, 18 सेंटीमीटर दे रखा है। अब पेरीमीटर ऑफ आइसोस्केलेस ट्रायंगल फॉर्मूला, द सम ऑफ ऑल साइड, द सम ऑफ ऑल साइड, तो तीनों को सम कर देंगे। x ये आपकी फर्स्ट इक्वल साइड, ये आपकी सेकंड इक्वल साइड, प्लस x प्लस 3, और ये आपकी थर्ड अनइक्वल साइड, इक्वल्स टू 18। तो इन तीनों का सम 18 हो रहा है, इन तीनों का सम 18। सो x प्लस 3, तो x 3x प्लस 3 आ जाएगा, 3x प्लस 3 इक्वल्स टू 18, 3x प्लस 3 इक्वल्स टू 18। बाई टीपी करेंगे, 3x इक्वल्स टू 18 माइनस 3, 18 माइनस 3, तो 3x इक्वल्स टू 15 और x इक्वल्स टू 15 अपॉन 3 के टेबल से कट करेंगे तो 5, तो x की वैल्यू क्या आ गई 5। इसका मीन्स क्या है कि दोनों 2 इक्वल साइड तो 5 सेंटीमीटर की है। सो 2 इक्वल साइड इक्वल्स टू 5 सेंटीमीटर, सेकेंड इक्वल साइड ऑल्सो 5 सेंटीमीटर, एंड थर्ड इक्वल साइड अनइक्वल। x प्लस 3, इसका मीन्स क्या हो जाएगा, सेंटीमीटर। तो इस टाइप से आपको तीनों साइड फाइंड हो गई है। अब आपके इस टाइप से सब ये वर्ड प्रॉब्लम फिनिश हो गई है, ये आपके चैप्टर इससे कंप्लीट हो चुका है। अब आपको इसमें मैं आपको कुछ क्वेश्चन दे रही हूँ, आपको घर पर सॉल्व करना है। आपके एक दो 2.1 के जितने भी फर्स्ट क्वेश्चन है, सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन, उसमें जितने भी सम्स हैं वो आपको सब सॉल्व करने ही है। मैंने आपको पहले x की वैल्यू फाइंड करना बता दिया है। और नेक्स्ट आपके हैं ब्रांड टीजर क्वेश्चन में सेकंड क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व, ये भी सेम इक्वेशन सॉल्व करनी है आपको, x की वैल्यू फाइंड करनी है। थोड़े हार्डली है पर ये सॉल्व हो जाएंगे, ठीक है। सेकंड, और इसमें आपको वर्ड प्रॉब्लम आपको करनी है, एक तो क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर सेकंड और 4, ये आपको वर्ड प्रॉब्लम करनी है। इस टाइप से आप ये फिनिश हो गया चैप्टर। अब नेक्स्ट क्लास में मैं आपको न्यू चैप्टर रेशनल नंबर हम पढ़ेंगे। सो थैंक यू सो मच। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम ज्योग्राफी का नया लेसन पढ़ेंगे। पहले अपन ने हिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर पढ़ा था, हाउ, व्हेन एंड वेयर।
वो आपके लिए इतना टफ नहीं था, फिर भी अब मैं कुछ थोड़ा चेंज कर रही हूँ। ये आपके लिए बहुत इजी चैप्टर है। ज्योग्राफी का फर्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे अपन रिसोर्सेस। रिसोर्सेज का मीन्स क्या होता है, जो भी रिसोर्सेज आप यूज़ कर रहे हो, जो स्रोत आप यूज़ करते हो, उनके इम्पोर्टेंस और उनके यूजेस, उसके बारे में अपन जानेंगे। रिसोर्सेस वो सारी चीज़ें होती है जो हम अपने डेली रूटीन में यूज़ करते हैं, लेकिन सबके यूज़ करने का जो तरीका होता है, अलग अलग जगह पर अलग अलग यूजेस हो जाते हैं। सभी कोई भी चीज़ आप यूज़ करते हो सकती है कि उसके मल्टीपल यूजेस हो, तो उनको जो यूज़ करने के जो तरीके होते हैं, जो टाइप्स होते हैं, वो क्या हो जाते हैं, डिफरेंट डिफरेंट हो जाते हैं। तो यहाँ पर फर्स्ट इसकी डेफिनेशन दे रखी है, इसको अंडरलाइन करना आप। द सब्सटेंस प्रोवाइडेड बाय नेचर विच सेटिस्फाई अवर बेसिक नीड्स एंड आर यूज्ड बाय अस इन वेरियस फॉर्म्स आर नोन एज अ रिसोर्सेज। यहाँ तक अंडरलाइन करेंगे आप। क्या दे रखा है, द सब्सटेंस प्रोवाइडेड बाय नेचर, ऐसी चीज़ें जो हमको प्रकृति से मिली है, विच सेटिस्फाई, जो हमको सेटिस्फाई करती है अवर बेसिक नीड्स, यानी कि आपकी डेली रूटीन की जो आवश्यकता है वो, एंड आर यूज्ड बाय अस इन वेरियस फॉर्म्स आर नोन एज, और जिनको हम अलग अलग रूप में यूज़ करते हैं, वो सभी क्या कहलाएंगे, रिसोर्सेज। यानी कि ऐसे स्रोत जो हमको प्रकृति से मिलते हैं, जो हमारी बेसिक आवश्यकताओं को पूरा करते हैं, और जिनको हम अलग अलग फॉर्म्स में यूज़ करते हैं, वो सब क्या कहलाएंगे, रिसोर्सेज कहलाएंगे। नेक्स्ट दे रखा है द बेसिक नेचुरल रिसोर्सेज। बेसिक नेचुरल रिसोर्सेज यानी कि प्राकृतिक रिसोर्सेज कौन कौन से, एयर, वाटर, मिनरल्स, सॉइल आर इम्पोर्टेंट फॉर ह्यूमंस। ये सभी हम ह्यूमंस लोगों के लिए इम्पोर्टेंट है, एंड दे हैव यूटिलाइज देम इन द बेस्ट पॉसिबल मैनर, और हम इनका यूटिलाइज का मीन्स होता है उपयोग करना, इन बेस्ट पॉसिबल मैनर, जितना अच्छा इनका उपयोग हो सकता है उनका उपयोग हम करते हैं। इन यूजिंग दिस रिसोर्सेज देयर वॉज अ लॉट ऑफ वेस्टेज टू। अब जब हम रिसोर्सेज का यूज़ कर रहे हैं तो इसमें क्या होता है, बहुत सारा वेस्ट भी हो जाता है। बट विथ टाइम साइंस एंड टेक्नोलॉजी डेवलप्ड, लेकिन अब क्या हुआ है, इस समय साइंस एंड टेक्नोलॉजी, विज्ञान और नई नई टेक्नोलॉजी डेवलप्ड हो गई है। मॉडर्न एंड इनोवेटिव मेथड्स, मॉडर्न का मतलब आधुनिक, और इनोवेटिव का मीन्स होता है न्यू मेथड्स आर बीइंग डेवलप्ड, नए नए मेथड्स यूज में आ गए हैं। एंड द वेस्टेज बीइंग मिनिमाइज्ड, इससे क्या हुआ, जो बहुत ज़्यादा वेस्टेज होता था वो अब क्या हो गया है, कम हो गया है। नेचर हैज़ प्लेंटीफुल रिसोर्सेज बट इट इज़ द स्किल ऑफ ह्यूमन बींग्स। देखो क्या दे रखा है, नेचर हैज़ प्लेंटीफुल रिजर्व्स, हमारी प्रकृति के पास बहुत सारे, प्लेंटीफुल का मीन्स होता है प्रचुर मात्रा में या बहुत ज़्यादा मात्रा में रिजर्व कर रखा है। बट इट इज़ द स्किल ऑफ ह्यूमन बींग्स, लेकिन ये ह्यूमन बींग्स यानी कि हम लोगों के ऊपर, मानव लोगों की स्किल्स यानी कि कौशल्स के ऊपर डिपेंड करता है, विच कैन फर्दर लीड टू डेवलपमेंट एंड इकोनॉमिकल यूटिलाइजेशन ऑफ द रिसोर्सेज। किस प्रकार से हम इनका और विकास कर सकते हैं और इकोनॉमिकल, आर्थिक रूप से इनका कैसे यूजेस हम कर सकते हैं। हमारी प्रकृति ने हमको बहुत सारे रिसोर्सेज दिए, लेकिन उनका हम बेस्ट यूज़ कैसे कर सकते हैं, ये किसके ऊपर डिपेंड करता है, स्किल ऑफ ह्यूमन बींग्स, यानी कि हम लोग मानव के कौशल्स के ऊपर, मानव के माइंड के ऊपर ये डिपेंड करता है कि किस प्रकार हम हमारे रिसोर्सेज को और ज़्यादा रिजर्व कर सकते हैं और उनका ज़्यादा यूजेस हम कर सकते हैं। Early humans started using the resources in order to satisfy their needs and make their life comfortable. Early humans, पहले जो मानव थे उन लोगों ने रिसोर्सेज से क्या किया, सेटिस्फाई, उनको जितने भी रिसोर्सेज, क्योंकि उनके पास इतनी टेक्निक्स नहीं थी उस समय, ना ही कोई नए डेवलपमेंट्स थे, लेकिन वो अपनी बेसिक जो आवश्यकता थी उसका यूज़ कर लेते थे और वो उससे सेटिस्फाई थे, जितना उनको मिल रहा था उसमें वो हैप्पी थे। एंड मेक देयर लाइफ कंफर्टेबल, उन्होंने अपना जो जीवन था उसको आसान बना दिया है। दे स्टार्टेड यूजिंग ट्रीज ऑफ वुड, धीरे धीरे उन्होंने लकड़ी, पेड़ों से लकड़ी काट बनाना। ऑन सॉइल दे स्टार्टेड ग्रोइंग क्रॉप्स, और मिट्टी से अनाज उत्पन्न करना। एंड फूड एंड देन दे स्टार्टेड एक्सट्रैक्टिंग मिनरल, धीरे धीरे उन्होंने फसलों का उत्पादन करना स्टार्ट कर दिया था, खाने की जो फसलें होती वो भी स्टार्ट कर दी थी। और एक्सट्रैक्शन का मीन्स होता है खुदाई करना, यानी कि मिनरल्स को खोद कर निकालना। इन द लास्ट फ्यू सेंचुरीज, कुछ शताब्दियों पहले, दे मेड मशीन्स एंड स्टार्टेड मैन्युफैक्चरिंग गुड्स। अब धीरे धीरे क्या हुआ, दे मेड, उन्होंने स्टार्ट कर दिया मशीन से, स्टार्टेड मैन्युफैक्चरिंग गुड्स। मैन्युफैक्चरिंग का मीन्स क्या होता है, बनाना, गुड्स का मतलब सामान,
जो भी यहाँ पर गुड का मतलब अच्छा नहीं, यहाँ पर गुड्स लिख रहेगा, गुड्स का मतलब सामान बनाना। ये क्या कर दिया, मैन्युफैक्चरिंग यानी कि बनाना स्टार्ट कर दिया था। दे स्टार्टेड क्रिएटिंग वेल्थ फ्रॉम नेचर, यानी कि प्रकृति को उन्होंने संपन्न बनाना स्टार्ट कर दिया था। यहाँ पर वेल्थ का मतलब धनी होता है, यानी कि प्राकृतिक रूप से संपन्न बनाना स्टार्ट कर दिया होता है। Hence, we can conclude that anything that is used to satisfy human needs is a resource. Let us look at the few examples of these resources, such as water, which is not only satisfies our basic needs, but also provide electricity, which is generated from the energy of. अब देखो क्या दे रखा है, जिसे एक एग्जाम्पल दे रखा है आपको, such as water. विच नॉट ओनली सेटिस्फाई अवर बेसिक नीड्स, खाली ये हमारी जो बेसिक आवश्यकता होती है उसी को पूरा नहीं करता है कि नहाना है, अपने को कपड़े धोने हैं, बर्तन साफ करने हैं या फसलों के उत्पादन के लिए। इसका एक और यूजेस क्या आ रहा है, जनरेटेड इलेक्ट्रिसिटी। इसका ये किसका यूज़ है, वाटर का, यानी कि वो आपकी बेसिक नीड्स को तो पूरा कर ही रहा है, साथ में उसका दूसरा यूज़ भी आ रहा है, यानी कि वो क्या कर रहा है, इलेक्ट्रिसिटी भी जनरेट करने के काम में आ रहा है। ऐसे ही और एग्जाम्पल दे रखे हैं, वाइंड इज ऑल्सो यूज टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी थ्रू वाइंड मिल्स। उसके अलावा हवा, आपको हवा अच्छी लगती है, अभी बहुत गर्मी लग रही है तो हवा आपको अच्छी लगती है, लेकिन साथ ही वो भी क्या करती है, आपको जनरेट इलेक्ट्रिसिटी, वह भी बिजली उत्पादन के काम में आती है। किसके थ्रू, वाइंड मिल्स के थ्रू। द नीड एंड ग्रीड ऑफ ह्यूमन बींग्स इज इंक्रीज्ड डे बाय डे एंड सो इज नेचर बीइंग एक्सप्लॉइटेड टू अ लार्ज एक्सटेंट। देखो क्या दे रखा है, द नीड का मतलब होता है अपनी आवश्यकता है, और ग्रीड का मतलब क्या होता है, लालच। द नीड एंड ग्रीड ऑफ ह्यूमन बींग्स का मतलब हम लोग, इज इंक्रीजिंग, हमारा दिन भर दिन क्या हो रहा है, लालच और आवश्यकताएं क्या हो रही है, बढ़ती जा रही है। इससे क्या हो रहा है, नेचर बीइंग एक्सप्लॉइटेड टू अ लार्ज एक्सटेंट, इससे हमारी प्रकृति क्या हो रही है, एक्सप्लॉइटेड का मीन्स होता है नष्ट हो जाना। बहुत ज़्यादा मात्रा में हमारी प्रकृति क्या हो रही, धीरे धीरे विनाश की ओर जा रही है। द नॉलेज एंड क्रिएटिविटी ऑफ ह्यूमंस इज बाउंडलेस बट द डेंजर ऑफ ग्रीड इज डैमेजिंग द एनवायरनमेंट। क्या दे रखा है, द नॉलेज एंड क्रिएटिविटी ऑफ ह्यूमंस इज बाउंडलेस, कोई अपने ऊपर को कंट्रोल नहीं है, बट द डेंजर ऑफ ग्रीड, लेकिन इस लालच के कारण से डैमेजिंग द एनवायरनमेंट, हमारी प्रकृति क्या हो रही है, नष्ट हो रही है, डैमेज हो रही है। द बैलेंस ऑफ नेचर इज ऑल्सो गेटिंग डिस्टर्ब, इससे हमारी प्रकृति का जो बैलेंस चलता है वो क्या हो गया, बिगड़ गया। अब जैसे होता है ना, बारिश कभी बहुत ज़्यादा होती है, कभी होती नहीं है, जहाँ पर होती है वहाँ पर बाढ़ आ जाती है, नहीं होती तो सूखा पड़ जाता है। बहुत सारे ऐसे ट्रीज़ है जो बिल्कुल ही ख़त्म हो गए हैं, बहुत सारे ऐसे एनिमल्स हैं जो नष्ट होने की कगार पर आ गए हैं। तो ये किसके कारण से हो रहा है, बैलेंस ऑफ नेचर, यानी कि हमारा प्रकृति का जो बैलेंस है वो क्या हो गया, डिस्टर्ब हो गया उसकी वजह से। हैंस इसलिए certain alternate ways and means should be considered to preserve and maintain the balance of nature। इसलिए certain alternate ways, हमको ऐसे तरीके निकालने चाहिए, should be considered to preserve and maintain the balance of nature, हम हमारी प्रकृति में संतुलन बनाए रखें और हमको जो प्राकृतिक रिसोर्सेज मिल रहे हैं, जो नेचुरल रिसोर्सेज मिल रहे हैं, उनको हम मेंटेन करके रख सकें, ताकि आने वाले समय में हमें फ्यूचर में इससे कोई भी प्रॉब्लम नहीं हो। अब यहाँ पर दे रखा है वैल्यू ऑफ रिसोर्सेस, यानी कि किसी भी रिसोर्स की क्या इम्पोर्टेंस होती है, क्या वैल्यू होता है, उसका मूल्य क्या होता है। अब जैसे आप लोगों को पानी की ज़्यादा रिक्वायरमेंट नहीं है तो आप लोग पानी को ऐसे वेस्ट कर रहे हो, लेकिन आपको उसकी वैल्यू समझनी चाहिए कि आपके यहाँ पर पानी है तो आप उसका यूज़ भी करो और मिस यूज़ भी करो। लेकिन ऐसे गाँव भी है, ऐसे शहर भी है जहाँ पर पानी की बहुत कमी है, तो उन लोगों को पीने का पानी भी नहीं मिल रहा। तो यहाँ पर अपने को रिसोर्सेज की क्या समझनी, वैल्यू समझनी। अगर आप उसकी इम्पोर्टेंस, उसकी वैल्यू समझोगे तो आप उसका मिस नहीं करोगे। यहाँ से अंडरलाइन करना, द ग्रोथ ऑफ एन ऑब्जेक्ट और रिसोर्स इज नॉन एज द वैल्यू ऑफ द सेम। जिस मात्रा में जहाँ पर जो चीज़ यूज आती है उसके अकॉर्डिंग उसकी वैल्यू को समझा जाता है। मैंने आपको एग्जांपल दे दिया, जैसे अपने यहाँ पर तो पानी है तो अपन यूज़ भी कर रहे हैं और यूज़ करने के साथ साथ उसका मिस यूज़ भी कर रहे हैं। लेकिन आप ऐसे शहर में चले जाओ जहाँ पर पानी की बहुत कमी है, तो वो लोग सिर्फ उसका यूज़ करेंगे, मिस यूज़ नहीं करेंगे, तो वैल्यू हो गई चेंज। तो द ग्रोथ ऑफ एन ऑब्जेक्ट और रिसोर्सेज इज नोन एज द वैल्यू ऑफ द सेम। जहाँ पर जिसकी जितनी वैल्यू होती है उसी के समान उसकी इम्पोर्टेंस को वहाँ समझा जाता है, उसी मात्रा में उस चीज़ की वैल्यू को यहाँ पर
समझा जाएगा। द वैल्यू ऑफ एनी रिसोर्सेज कैन वेरी फ्रॉम टाइम टू टाइम एंड फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। यहाँ पर दे रखा है किसी भी चीज़ की वैल्यू वेरी का मतलब अलग अलग टाइम पे और अलग अलग जगह पर उसकी वैल्यू क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है। द काइंड ऑफ वैल्यू में डिफर, अदर वन मे हैव एस्थेटिक और नेचुरल the kind of value may differ from one resource to another. One resources might have economic value whereas the other one may have aesthetic or natural value. अब यहाँ पर सिंपल हर रिसोर्सेज की अलग अलग जगह पर उसकी जो वैल्यू होती है वो अलग अलग हो जाती है। अब यहाँ पर दे रखा है एक एग्जाम्पल दे रखा है, वन रिसोर्सेज माइट हैव इकोनॉमिक वैल्यू। जैसे कोई आपके पास एक रिसोर्स है, ठीक है, कुछ भी समझ लीजिए, जैसे अब यहाँ जो एग्जाम्पल दे रखा है इसमें वही मैं आपको बताती हूँ। वेयर इज द अदर वन में हैव एस्थेटिक और नेचुरल वैल्यू। एस्थेटिक का मीन्स होता है सुंदर और नेचुरल का मतलब प्राकृतिक। अब ये एग्जाम्पल दे रखा है एक वाटरफॉल का। वाटरफॉल अभी जैसे बारिश का मौसम है, अभी तो हमारे यहाँ प्रॉब्लम चल रही कोरोना की वजह से, तो हम लोग घूमने नहीं जा रहे हैं और बारिश भी नहीं हो रही, तो वाटरफॉल देखने क्या जाए। तो वाटरफॉल हैज़ एन एस्थेटिक वैल्यू। उसका इम्पोर्टेंस किस कारण से, उसकी सुंदरता के कारण से कि लोग उसको देखने के लिए जाते करते हैं। लेकिन उसकी एक और इम्पोर्टेंस क्या है कि वो इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करते हैं, यानी कि दो वैल्यू हो गई, यानी कि चीज़ एक ही है, वाटरफॉल ही है, लेकिन उसकी वैल्यू क्या हो गई, टाइम टू टाइम और प्लेस टू प्लेस दोनों की जगह चेंज हो गई। अभी आप बारिश के सीज़न के अलावा आप देखने जाओगे तो वाटरफॉल इतना अच्छा नहीं लगेगा जितना आपको बारिश के मौसम में लगता है। तो अब वो टाइम के अनुसार चेंज हो गया, लेकिन उसका जो दूसरा मीन्स निकल रहा है यानी कि इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के काम में, वो तो उसका हमेशा चल रहा है। तो हर जो रिसोर्सेज है उसके टाइम के अकॉर्डिंग और प्लेस के अकॉर्डिंग उसकी जो वैल्यू होती है वो क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है। फिर से देख लो, फॉर एग्जाम्पल वाटरफॉल हैज़ एन एस्थेटिक वैल्यू बट व्हेन इट इज़ यूज्ड टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी इट हैज़ इकोनॉमिक वैल्यू। जब वो इलेक्ट्रिसिटी उत्पन्न करता है तो उसकी वैल्यू किस रूप में आ जाती है, आर्थिक रूप से, यानी कि पैसे कमाने का माध्यम हो गया। देयर आर सर्टेन रिसोर्सेज विच कैन बिकम इकोनॉमिकली वैल्यूबल विथ टाइम। द टू मेन फैक्टर्स दैट कैन चेंज एनी सब्सटेंस इनटू रिसोर्सेज आर टाइम एंड टेक्नोलॉजी। अंडरलाइन कर देना इसको। द टू मेन फैक्टर्स, दो मुख्य फैक्टर्स है, कैन चेंज एनी सब्सटेंस, कोई भी सब्सटेंस हो उसके मेन जो वैल्यू होती है उसको चेंज करने के लिए एक तो टाइम के अकॉर्डिंग उसका चेंज हो जाएगा, एक टेक्नोलॉजी, आपकी तकनीक क्या कहती है उसके ऊपर डिपेंड करता है। बोथ ऑफ देम आर रिलेटेड टू नीड्स ऑफ द पीपल हु आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिसोर्सेज। अब ये किसके ऊपर रिलेटेड करता है, नीड्स ऑफ पीपल, लोगों की आवश्यकताएं क्या है, लोगों की आवश्यकताओं के ऊपर ये चीज़ डिपेंड करती है। देयर आइडियाज, अंडरलाइन करना है यहाँ से, देयर आइडियाज, नॉलेज, डिस्कवरीज एंड इन्वेंशंस लीड टू द क्रिएशंस ऑफ मोर रिसोर्सेज। Since early days, one discovery or inventions led to the creation of more discovery, or fire led to cooking practice. Invention of wheel resulted in development of modern means of transport. अब यहाँ पर दे रखा है, पहले लोगों ने धीरे धीरे जैसे ही आग का आविष्कार किया था तो उन्होंने आग का आविष्कार करने के बाद क्या किया था, खाना पकाना सीखा था। पहले वो कच्चा खाना खाते थे, उसके बाद उन्होंने धीरे धीरे खाने को पकाना स्टार्ट कर दिया था। उसी प्रकार से जैसे ही उन्होंने पहिए का आविष्कार किया था तो उन्होंने ट्रांसपोर्ट, पहले कहीं पर भी जाते थे तो वो हॉर्स कार्ट, बुलक कार्ट इनको लेके जाते थे। कार्ट तो नहीं होती थी, सिर्फ उस पर बैठ के जाते थे वो लोग। लेकिन धीरे धीरे जब उन्होंने पहिए का आविष्कार किया तो ट्रांसपोर्ट के लिए उनको ईजिली हो गया एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने के लिए। The most important resources are the human beings who have ideas, knowledge and skills which has led to various discoveries and inventions. अब मोस्ट इम्पोर्टेंट, अब आपके पास कुछ चीज़ तो है लेकिन आपके पास आइडियाज़ नहीं है, नॉलेज नहीं है, स्किल्स नहीं है, और ये सब किसके पास होता है, हम लोगों के पास होता है। मानव के पास अगर ये सारी चीज़ें हैं तो हम उसका अच्छे से डिस्कवरीज मीन्स होता है खोज करना, और इन्वेंशन का मतलब होता है आविष्कार करना, तभी हम उसको अच्छा बेटर रूप उसको दे सकते हैं। अब देखिए टाइप ऑफ रिसोर्सेज, आज का अपने लेसन यहीं तक फिनिश होता है। नेक्स्ट अपन टाइप ऑफ रिसोर्सेज नेक्स्ट वीडियो से कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू। गुड मॉर्निंग क्लास। क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट का आज पार्ट 6 कंटिन्यू करते हैं। मैंने लास्ट टाइम आपको पढ़ाया था
ये चीज़ पढ़ा दी थी। सिंपल ड्रिलिंग पढ़ा दिया था, सीड ड्रिल बीइंग ड्राइवन बाय एनिमल्स, इसमें ये चीज़ पढ़ा दी थी कि ब्रॉडकास्टिंग का मीनिंग क्या होता है। ड्रिबलिंग यानी होल्स, ज़मीन में होल करके रख दो, फिर उसमें सीड को डाल दो, देन उसको कवर कर दो सॉइल से, ताकि कुछ दूसरे बर्ड्स जो होंगे वो उस सीड को वापस निकाल के मिसयूज़ नहीं करेंगे। उसके बाद ये आज कंटिन्यू करते हैं यहाँ से। Seeds of rice and many vegetables are not sown directly in the soil. डायरेक्टली सॉइल में कुछ क्रॉप्स ऐसे होते हैं जिनके सीड को डायरेक्ट हम सॉइल में डालते नहीं हैं। मतलब ये करते हैं कि उनके कुछ प्लांट्स ग्रो करवा देते हैं पहले अलग जगह पे, फिर उन प्लांट्स को वापस वहाँ से हटा के रिमूव आउट करके दूसरी जगह पर प्रॉपर, जहाँ पर हमारा लैंड फार्मिंग लैंड बना हुआ है या जहाँ पर क्रॉप को प्रोड्यूस करवाने के लिए जो जिसको बोल सकते हैं हम फील्ड जहाँ होता है वहाँ पे उसको वापस ट्रांसफ़र करना, जिसको बोलते हैं ट्रांसप्लांटिंग। तो वो चीज़ करेंगे। सीड्स ऑफ राइस, कुछ राइस और कुछ वेजिटेबल के सीड्स जो होते हैं उनको डायरेक्टली सॉइल में नहीं डाला जाता है। इंस्टेड दे आर फर्स्ट सोन इन अ स्मॉल प्लॉट और अ नर्सरी एंड अलाउड टू ग्रो इनटू स्मॉल प्लांट्स कॉल्ड सीडलिंग। छोटे प्लांट्स जो होते हैं, जैसे ही सीड से कोई प्लांट्स ग्रो करने लगता है, यानी नॉर्मल बोल सकते हैं हम बेबी प्लांट, तो वो जो बेबी प्लांट होता है उसको बोला जाता है सीडलिंग। हेल्दी सीडलिंग आर देन पिक्ड आउट एंड ट्रांसफर टू द फील्ड। मतलब ये कि सबसे पहले किसी सीड को किसी नर्सरी में या किसी छोटे लेवल के ग्राउंड में उगाओ, वो जब छोटे छोटे बेबी प्लांट में कन्वर्ट हो जाए तो उन बेबी प्लांट यानी सीडलिंग को निकाल के रखो और उसको एक प्रॉपर फील्ड में ट्रांसफ़र कर दो, जिसको बोलते हैं हम ट्रांसप्लांटिंग। प्लांटिंग मतलब उगाना और ट्रांस यानी ट्रांसफ़र, एक जगह से दूसरी जगह पर उस चीज़ को ट्रांसफ़र करना। दिस इज कॉल्ड ट्रांसप्लांटिंग। Transplanting thus helps in selecting healthy seedling and increasing crop yield. Transplanting का जो मेन एम होता है, ऑब्जेक्ट होता है, उद्देश्य होता है, वो ये होता है कि इस तरह से उगाए हुए प्लांट्स जो होते हैं वो हेल्दी ग्रो करते हैं। हेल्दी क्योंकि एक छोटे पैमाने पर हम स्मॉल स्केल पर अगर किसी प्लांट के सीड को उगाते हैं नर्सरी में, तो उसका हम प्रॉपर देखभाल या केयर कर सकते हैं। यानी कि एक प्रॉपर, जब बड़े खेत में चले जाने के बाद सारे सीड्स का एक साथ ध्यान नहीं रख पाते, बट छोटे लेवल पे अगर उसको नर्सरी में ध्यान रखें तो वो प्रॉपर ग्रो कर लेता है। और किसी भी चीज़ को जब वो बहुत ज़्यादा छोटी होती है, जब वो उगना शुरू होती है, तो उसको उसी टाइम ज़्यादा प्रॉपर केयर चाहिए। उसके बाद जब उसको बड़ा हो जाने के बाद उसको ट्रांसफ़र कर देंगे तो वो अपने आप ज़्यादा अच्छे से ग्रो करेगा। हेल्प इन सेलेक्टिंग हेल्दी सीडलिंग एंड इंक्रीजिंग क्रॉप यील्ड। Seeds and seedling must not be placed too close to one another, otherwise they will not receive sufficient sunlight, water and nutrients. Too close, क्या लिखा है यहाँ पे? Must not be placed too close. जब हम उसको ट्रांसफ़र कर रहे हैं, ट्रांसप्लांटिंग कर रहे हैं, तो एक चीज़ ये भी ध्यान रखनी है कि जब किसी प्लांट को ट्रांसफ़र कर रहे हैं, ट्रांसप्लांट कर रहे हैं, तो उनके बीच में स्पेस प्रॉपर होना चाहिए, ना बहुत ज़्यादा होना चाहिए ना बहुत कम होना चाहिए। अगर बहुत पास में अगर दो प्लांट लगा दिए तो दोनों के बीच में कंपटीशन होगा, जिसकी वजह से उनको सनलाइट, वाटर, ये चीज़ें प्रॉपर अमाउंट में मिल नहीं पाएगी, जिसकी वजह से प्लांट हेल्दी ग्रो नहीं कर पाएगा। यहाँ लिखा है वन अनदर, अदरवाइज दे विल नॉट रिसीव सफिशिएंट सनलाइट, वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स। Proper spacing also prevent wastage of space in the field. These aspects are automatically regulated when a seed drill is used. Seed drill यानी पर्टिकुलर एक फिक्स डिस्टेंस पे सीड ड्रिल कर दो। मतलब ये कि ड्रिलिंग करके ज़मीन में छेद करके डाल दो, सब में आके एक एक सीड को डाल दो। तो इससे क्या होगा, प्रॉपर ड्रिलिंग वाला जो सिस्टम होता है ना, उससे आपका जो फील्ड का लॉट ऑफ स्पेस है वो बर्बाद नहीं होता। यानी वेस्टेज ऑफ स्पेस लिखा है ना यहाँ पे, यानी पूरे स्पेस का यूज़ होता है। ऐसा नहीं एक यहाँ उगाया, एक बहुत ज़्यादा दूर हो गया और दो बहुत पास में उग गए। तो हमें क्या करना पड़ेगा, इस चीज़ का ध्यान रखना पड़ेगा, ज़्यादा पास में भी नहीं हो, ज़्यादा दूर भी ना हो। वेस्टेज ऑफ स्पेस इन द फील्ड। एप्लीकेशंस ऑफ मैन्योर एंड फर्टिलाइज़र। अब ये नेक्स्ट है, लास्ट इस पेज का। द क्रॉप प्लांट ऑब्टेन देयर रिक्वायरमेंट ऑफ मिनरल न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द सॉइल। क्या लिखा है यहाँ पे, क्रॉप प्लांट जो होते हैं उनको अपना रिक्वायरमेंट के अनुसार जो भी उनको मिनरल न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो उनको कहाँ से मिलते हैं, सॉइल से मिलते हैं। कंटिन्यूअस ग्रोइंग ऑफ क्रॉप्स इन सक्सेशन रेंडर्स द सॉइल बिकम्स the soil be deficient in the nutrients. This reduce the crop yield. यहाँ पर एक वर्ड आपके लिए सब आपको समझ में आ गए होंगे, ये है सक्सेशन रेंडर्स। इसका मतलब मीनिंग होता है कॉजेज और बिकम। यानी ये कि आप बार बार इस लाइन का मीनिंग है कि क्रॉप प्लांट अपने
जो भी उसको न्यूट्रिएंट चाहिए, जैसे हमने वीट उगाया, जैसे हमने राइस उगाया, जैसे ग्रैम सीड यानी चने उगाए, तो उन सारी चीज़ों को उगने के लिए प्रॉपर एक न्यूट्रिएंट की आवश्यकता ज़रूरी होता है, न्यूट्रिएंट उसमें आना चाहिए। तो वो न्यूट्रिएंट लेने के लिए ज़मीन से वो सॉइल से न्यूट्रिएंट लेगा। जब बहुत ज़्यादा वो चीज़ बार बार उगाओगे तो वो न्यूट्रिएंट की उस सॉइल में कमी हो जाएगी। उस कमी को पूरा करने के लिए या वो चीज़ कम ना हो उसके लिए क्या करते हैं, कंटिन्यूस ग्रोइंग ऑफ क्रॉप्स इन सक्सेशन रेंडर द सॉइल डेफिशिएंट इन न्यूट्रिएंट। मतलब ये कि एक ही फसल बार बार उगा रहे हो तो उस सॉइल में जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो क्या हो जाते हैं, डेफिशिएंट यानी कम हो जाते हैं। तो यहाँ पर ये लाइन का मीनिंग है सक्सेशन रेंडर्स, दैट मीन्स उन सॉइल में न्यूट्रिएंट्स की कमी हो जाना, कॉज टू बिकम, सक्सेशन रेंडर्स यानी कॉज टू बिकम यानी न्यूट्रिएंट्स की कमी हो जाती है जब, तो ऐसे न्यूट्रिएंट्स की कमी हो जाने से क्या होगा हमारा, दिस रिड्यूसेस द क्रॉप यील्ड, यानी रिड्यूस यानी कम हो जाना, हमारा जो क्रॉप यील्डिंग हमको मिलता था वो बहुत ज़्यादा कम हो जाएगा। This problem can be overcome if the fields are left uncultivated और fallow यानी फ्री, कुछ टाइम के लिए उसको फ्री कर दो। अगर ये प्रॉब्लम हमको फेस नहीं करनी है तो हम ये चीज़ कर सकते हैं कि कुछ टाइम के लिए एक क्रॉप को उगा दिया, उगाने के बाद उस चीज़ को फ्री कर दो, आप उस लैंड को थोड़े टाइम के लिए आप उसको छोड़ दो। Fallow for some time. Fallowing is a method of allowing land to naturally regain the nutrients and is to leave land free. फैलो का मीनिंग लीव लैंड फ्री, थोड़े टाइम के लिए लीव लैंड फ्री यानी ज़मीन को फ्री कर दो। एक ऐसे नॉर्मल में आप समझ लो ब्रेक ले लो, यानी बार बार एक ही क्रॉप उगाए जा रहे तो क्या होगा, सॉइल में न्यूट्रिएंट्स की कमी हो जाएगी। उस चीज़ को आपको फेस नहीं करना है तो फार्मर्स को फैलो करना चाहिए। फैलो दैट मीन्स लैंड फ्री, थोड़े टाइम के लिए ब्रेक ले लेना चाहिए ताकि उस सॉइल में सारे न्यूट्रिएंट्स वापस फुलफिल हो जाए। द वन और मोर सीजन, हो सकता है एक सीज़न का ब्रेक ले लो या हो सकता है 2 सीज़न का ब्रेक ले लो ताकि वो सॉइल जल्दी इम्प्रूव हो जाए। द डेड प्लांट्स, एनिमल एंड अदर ऑर्गेनिक मैटर्स दैट गेट कलेक्टेड ऑन द फील्ड आर डिकम्पोज्ड बाय माइक्रो ऑर्गेनिज्म, देयरफॉर द न्यूट्रिएंट्स आर रिटर्न्ड। मतलब ये कि वापस न्यूट्रिएंट्स आ जाएंगे थोड़े टाइम के लिए। आप चाहो तो जो डेड ऑर्गेनिज्म है प्लांट के वेस्ट प्रोडक्ट है, जैसे प्लांट्स की ब्रांच हो गई, प्लांट्स के कुछ और सीड हो गए, वेस्टेज चीज़ें जो हो जाती है प्लांट्स की, वेस्ट प्रोडक्ट को उस खाली लैंड पर डाल दो तो उन वेस्ट प्रोडक्ट में से भी क्या निकलते हैं, न्यूट्रिएंट्स निकलते हैं। वो न्यूट्रिएंट्स डायरेक्ट किस में चले जाएंगे, सॉइल में। तो वो सॉइल जब खाली पड़ी है, जब हमने उसको ब्रेक दिया है उस फील्ड को, उस ब्रेक टाइम में आप वेस्ट प्रोडक्ट को वहाँ पर डाल दो ताकि वो क्या हो जाएंगे, उन सॉइल को सारी चीज़ें प्रॉपर मिल जाएगी, यानी जिस चीज़ की कमी हो रही थी वो फुलफिल हो जाएगा। नेक्स्ट लेते हैं, अब आगे पढ़ते हैं कि ये क्या होगा, फुलफिल यानी छोड़ देने के लिए थोड़े टाइम के लिए उसको फ्री कर दो टू द सॉइल। सिंस फील्ड कैन नॉट बी लेफ्ट अनकल्टिवेटेड बिकॉज ऑफ इकोनॉमिकल रीजंस, फार्मर्स हैव बीन एडिंग सर्टेन सब्सटेंस टू द सॉइल टू रिप्लेनिश द सॉइल विथ न्यूट्रिएंट्स। समझना मतलब ये कि अगर आपको थोड़े टाइम के लिए इसको छोड़ना है तो ये छोड़ देते, चलो ब्रेक ले लेते, ठीक है, हर चीज़ में ब्रेक होना चाहिए, ले लिया ब्रेक। बट होता क्या है कि कुछ फार्मर्स होते हैं जो सिर्फ अपने क्रॉप प्रोडक्शन पे डिपेंड होते हैं। मतलब ये कि वो खेती करेंगे तभी उनका घर चलेगा, तभी उनके सारे प्रोडक्ट्स आएंगे, उनके घर में भी खाने पीने की चीज़ें आएगी, या फिर मतलब ये कि ब्रेक नहीं ले सकते। ऐसी कंडीशन में अगर वो ब्रेक नहीं लेंगे तो इकोनॉमिकल रीज़न से उनको फेस करना पड़ेगा, उनके घर में पैसों की कमी हो जाएगी फार्मर्स के घर में। तो वो क्या करेंगे, एडिंग सर्टेन सब्सटेंस टू द सॉइल टू रिप्लेनिश द सॉइल विथ न्यूट्रिएंट्स। तो इसका एक और अनदर ऑप्शन ये है, दूसरा ऑप्शन इसका ये रहेगा कि आप चाहो तो ऊपर से कुछ न्यूट्रिएंट्स डाल दो। और वो न्यूट्रिएंट्स आप कैसे डाल सकते हो, कुछ चीज़ें ऐड करके। कुछ चीज़ों में हो गया मैन्योर और फर्टिलाइज़र, ये चीज़ें आपने बहुत पहले कॉमनली सुनी होगी, फिर से इसमें आ रही है, इसकी एक टेबल भी बनी हुई है, आगे मैं एक्सप्लेन करूँगी। तो अगर आपकी सॉइल में ये चीज़ें कम हो रही है, न्यूट्रिएंट्स का कम हो रहा है, आप ब्रेक नहीं ले सकते, फार्मर्स को इतना टाइम नहीं है कि वो 1 सीज़न या 2 सीज़न में ब्रेक ले ले, तो ऐसा नहीं कर सकते। तो ऐसी कंडीशन में वो क्या कर सकते हैं, ऊपर से ऐसी चीज़ों को ऐड कर सकते हैं जिसकी वजह से सॉइल को वो न्यूट्रिएंट्स भी मिल जाए। हम ब्रेक क्यों ले रहे हैं, ताकि सॉइल को न्यूट्रिएंट्स मिले। अब ब्रेक नहीं ले सकते तो उसकी जगह पे हम उन न्यूट्रिएंट्स को ऊपर से डाल देते हैं ताकि सॉइल में न्यूट्रिएंट्स भी हो जाएंगे और हमारा टाइम भी वेस्टेज नहीं होगा। विथ न्यूट्रिएंट्स
एंड अनादर मेथड टू ओवरकम ज़्यादा And another method to overcome the problem of soil deficiency is called mixed grouping. एक तो ये एग्जाम्पल हो गया कि आप उसको ब्रेक ले लो, नहीं ब्रेक लग सकते तो आप उसमें से ऊपर वाली चीज़ें न्यूट्रिएंट्स को ऐड करना शुरू कर दो, मिट्टी पे ऊपर से मैन्योर डाल दो, फर्टिलाइजर डाल दो, ये चीज़ कर सकते हो। उसके साथ ही एक अनदर ऑप्शन है मिक्स्ड क्रॉपिंग। मिक्स्ड क्रॉपिंग आपने जैसे सोशल में कभी न कभी सुना होगा, पढ़ा होगा। मिक्स्ड क्रॉपिंग का मतलब होता है कि आप एक ही टाइम में, एक ही सीज़न में दो क्रॉप को एक साथ उगाओ। क्रॉप प्रोडक्शन क्या होता है, सबसे पहले बेसिकली ये बताते हैं हम कि एक ही लैंड में बहुत सारे प्लांट्स, बहुत सारे क्रॉप प्लांट को एक साथ उगाना, मतलब एक ही टाइप के प्लांट को। जैसे एक टाइम में हमने लिया वीट तो वीट को ही उगा रहे, एक टाइम में हमने लिया मेज़ तो मेज़ को उगा रहे, सोयाबीन को उगा रहे। पूरे एक पर्टिकुलर लैंड में हम एक ही प्लांट या एक ही क्रॉप को, एक ही सीरियल को एक टाइम में, एक सीज़न में उगा कर उससे प्रोडक्शन ऑब्टेन करते हैं, तो वो होता है क्रॉप प्रोडक्शन। मिक्स्ड क्रॉपिंग का मतलब ये है कि आप एक सीरियल ले लो, उसके साथ कोई एक ग्रेम ले लो, मतलब ये कि दो क्रॉप एक साथ उगाओ एक टाइम में, एक सीजन में। तो क्या होगा, द प्रैक्टिस ऑफ ग्रोइंग ऑफ 2 or more crops simultaneously on the same piece of field is known as mixed cropping। मतलब एक ही टाइम में, इसका मीनिंग होता है सेम टाइम में, एक ही टाइम पे एक ही क्रॉप, दो क्रॉप को एक ही लैंड पर एक साथ उगाना। एक ही खेत हो गया, उसमें दो फसलें ले ली हमने, या तो वीट ले लो, ग्रेम ले लो, दोनों एक साथ ले ली और दोनों को एक ही सीजन में एक साथ ग्रो करवा रहे, तो दो क्रॉप हो गई, जिसकी वजह से इसको बोलते हैं मिक्स्ड क्रॉपिंग। मिक्स्ड क्योंकि दो क्रॉप को मिक्स किया। इज एन एज ओल्ड प्रैक्टिस इन अवर कंट्री। फार्मर्स यूज्ड टू मिक्स द सीड्स ऑफ 2 क्रॉप्स। यहाँ पर फार्मर्स जो होते हैं वो दो क्रॉप के सीड को मिक्स कर देते हैं एंड सो इन द फील्ड, और एक साथ उगाते हैं। द क्रॉप्स आर चूजन इन सच अ वे दैट द प्रोडक्ट्स एंड वेस्ट मटेरियल्स फ्रॉम द क्रॉप हेल्प इन द ग्रोथ ऑफ द अदर क्रॉप। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पे ये लाइन बोल रही है कि एक टाइम में दो क्रॉप को आप उगा रहे हो, लेकिन ऐसा नहीं कि दोनों एकदम ही अपोजिट दो क्रॉप ले लिया आपने। आपको दो क्रॉप ऐसे सेलेक्ट करने होंगे जिनसे दोनों को बेनिफिट हो। मतलब ये कि एक यहाँ पे दे रखा है, फॉर एग्जाम्पल इफ अ सीरियल, एग्जाम्पल से जल्दी हो जाएगा क्लियर। सीरियल क्रॉप सच एज वीट, एक बार हमने सीरियल यानी अनाज का एक ले लिया वीट, इज grown along with a leguminous crop such as pulse। leguminous that means a family of pulses plant। जितनी भी दाल वाली फैमिलीज होती है, मैंने बहुत बार क्लासेस में आपको बताया, 6-7 में भी होंगे तब भी मैंने आपको ये चीज़ बताई थी। leguminous LEGUMINOCEAE मतलब लेग्यूमिनेसी एक फैमिली है जिसके अंदर सारे दालें जो होती है, सारी पल्सेस जो होती है, उसको इस फैमिली में रखा गया है। तो अगर आप लेग्यूमिनस वाले किसी प्लांट को, जैसे पल्स में से, दाल में से ले लिया हमने ग्रेम सीड को, अगर ग्रेम सीड को आप सीरियल में से वीट के साथ ग्रेम को उगाते हो, देन द अपटेक ऑफ नाइट्रोजन फ्रॉम द सॉइल बाय सीरियल इज कंपनसेट बाय द एडिशन ऑफ नाइट्रोजन इन द सॉइल बाय द नाइट्रोजन फिक्सिंग लेग्यूम। दिस हैज़ 2 एडवांटेज। मैंने बताया अगर आप क्रॉप को उगाते हो, जैसे एक वीट और एक ग्रेम, दोनों को उगाने से ये मतलब है कि वीट जो होता है, दोनों क्रॉप ऐसी होनी चाहिए जिससे दूसरे को नुकसान ना हो, दूसरे को क्या हो, बेनिफिट हो, फ़ायदा हो। जैसे हमने गेहूँ लिया, वीट लिया, तो वीट से निकलने वाला नाइट्रोजन जो होगा, या सॉइल में सॉइल से वीट को नाइट्रोजन की ज़रूरत नहीं होती, तो वो नाइट्रोजन को खींचेगा ही नहीं, बचेगा नाइट्रोजन सिर्फ किसके लिए, ग्रेम सीड के लिए। तो इससे क्या होगा कि ग्रेम सीड या पल्सेस जितनी भी होती है ना, आपको पता होगा, तो पल्सेस जितनी भी होती है वो प्लांट से, सॉइल से सिर्फ सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन उनको चाहिए होती है। यानी आप पल्सेस को वहीं पर ग्रो करवा सकते हो जहाँ पर जिस सॉइल में नाइट्रोजन का अमाउंट फुल हो, ज़्यादा हो। तो उस सॉइल में गेहूं को उगाया और ग्रेम को उगाया, तो वीट को नाइट्रोजन की ज़रूरत नहीं होगी, ज़रूरत होगी ग्रेम सीड को यानी चने को, तो वो फटाफट से वहाँ से नाइट्रोजन ले लेगा, जिससे वीट को भी नुकसान नहीं होगा और ग्रेम सीड उसी टाइम में एक साथ उग जाएगा। नेक्स्ट है नाइट्रोजन इन द सॉइल बाय द नाइट्रोजन फिक्सिंग लेग्यूम। दिस हैज़ 2 एडवांटेज। इसके 2 फायदे हैं, आगे देखते हैं हम। बस आपको यहाँ तक आई थिंक समझ में आ गया हो, होप सो। इसको आप एक बार और रिवाइज करना, नोट्स बनाना, आगे की क्लास कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स,
जैसा कि कल अपन लेसन 2 के अंदर चल रहे थे, सूक्ष्म जीव के बारे में बताया था मैंने, और सूक्ष्म जीव हमारे लिए लाभदायक मित्रवत भी होते हैं। यह हमने देखा कि उससे हमने कौन कौन सी चीज़ें बनाई। जैसे हमने देखा था कि हमने दूध से दही बनाया था और ब्रेड केक भी बनाया। तो हमने देखा एक प्रयोग, उस प्रयोग के अंदर हमने देखा कि हम आटा लेंगे, आटा या मैदा कोई भी लेंगे, गर्म पानी, 2 चम्मच चीनी और यीस्ट की थोड़ी मात्रा डालकर हमने थोड़ी देर उसको रखा तो वह फूल गया। क्यों फूला था यह भी हमने पढ़ा था कि यीस्ट तीव्रता से जनन करके श्वसन के दौरान कार्बन डाइऑक्साइड गैस उत्पादित करते हैं। यीस्ट जो होता है वह श्वसन के दौरान कार्बन डाइऑक्साइड गैस उत्पादित करता है। उसके फलस्वरूप कुछ गैस के बुलबुले निकलते हैं और इन बुलबुलों के कारण उस मैदे का आयतन बढ़ जाता है और वह फूल जाता है। तो हम देखते हैं कि ब्रेड भी फूला हुआ होता है, तो यह सूक्ष्म जीव के द्वारा बनता है। फिर आगे देखा था हमने सूक्ष्म जीव का वाणिज्यिक उपयोग, जैसे हमने एल्कोहल बनाना, शराब वगैरह जो बनता है वह भी सूक्ष्म जीव के द्वारा ही बनता है। उसके अंदर भी हमने एक प्रयोग किया था कि हम 500 ml एक बीकर लेंगे, उस बीकर के अंदर 3/4 भाग यानी कि आधे से ज़्यादा जल डाल देंगे, उसमें 2-3 चम्मच चीनी मतलब शक्कर, 2-3 चम्मच चीनी हमने उसके अंदर डाल दी और कुछ मात्रा में हमने उसके अंदर यानी कि यीस्ट भी डाल दिया। ठीक है, आधा चम्मच यीस्ट डाल दिया। अब उसको 4 से 5 घंटों तक उष्ण स्थल पर रख दो ढक कर। बीकर के अंदर जल में हमने 2-3 चम्मच चीनी और आधा चम्मच यीस्ट डालकर उसको ढककर बंद करके रख दिया। 4-5 घंटे बाद हम देखेंगे तो उसके अंदर एक गंध आने लगती है। वह गंध किसकी होती है? एल्कोहल की। ठीक है ना, यह गंध एल्कोहल की है जो चीनी के एल्कोहल में परिवर्तन के कारण बना है। किण्वन यानी कि चीनी के एल्कोहल में बदलने की यह प्रक्रिया किण्वन कहलाता है। जो चीनी होती है वह एल्कोहल में बदल जाती है, इसको हम किण्वन कहते हैं। इस किण्वन की खोज लुई पाश्चर ने 1857 में की थी। ओके, आज हम पढ़ेंगे सूक्ष्म जीवों के औषधिक उपयोग, यानी कि सूक्ष्म जीवों का उपयोग। आप डॉक्टर के पास जाते हो, बीमार हो जाते हो, कुछ टेबलेट्स वगैरह देते हैं एंटीबायोटिक की, वही प्रतिजैविक गोलियां हैं। उसकी खोज की थी सन 1929 में अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। सन 1929 में अलेक्जेंडर फ्लेमिंग जीवाणु के रोगों से बचाव हेतु एक संवर्धक प्रयोग कर रहे थे, यानी कि रोगों से बचाव के लिए एक प्रयोग कर रहे थे फ्लेमिंग। तो उस प्रयोग के फल से देख रहे थे, अचानक उन्होंने उस संवर्धक तस्तरी पर हरे रंग की फफूंद के जीवाणु देखे ना, फफूंद के छोटे छोटे बीजाणु देखे। तस्तरी थी, उसके ऊपर हरे कलर के छोटे छोटे बीजाणु थे, है ना। और यह बीजाणु क्या कर रहे थे? जीवाणु को नष्ट कर रहे थे, जीवाणु की वृद्धि को रोक रहे थे, यानी कि फफूंद जीवाणु की वृद्धि को रोक रहे थे। तो इसके फलस्वरूप उन्होंने देखा कि यह पाया कि बहुत सारे जीवाणु फफूंद मारे गए हैं। इस प्रकार फफूंद से पेनिसिलिन नामक औषधि भी इन्होंने बनाई। 1929 में अलेक्जेंडर द्वारा पेनिसिलिन औषधि की खोज की गई। नेक्स्ट आप देखें, वैक्सीन का मतलब टीका। हमने बचपन में भी बहुत सारे टीके लगवाए। आपके मम्मी पापा आपको हॉस्पिटल वगैरह ले गए होंगे, अलग अलग माह के अंदर अलग अलग टीके वगैरह लगाए होंगे। और अभी भी कुछ छोटे बच्चे होते हैं, आप देखते हो कि पोलियो का दवाई ड्रॉप वगैरह पिलाते हैं ना। तो ये एक वैक्सीन है जिसके कारण हमारे शरीर के अंदर रोग सूक्ष्म जीव प्रवेश नहीं कर पाते। अगर सूक्ष्म जीव प्रवेश कर भी जाए तो वह उनको नष्ट कर लेवे, है ना। यानी कि जब रोग कारक सूक्ष्म जीव हमारे शरीर में प्रवेश करते तो उनसे लड़ने के लिए हमारा शरीर प्रतिरक्षी उत्पन्न करता है। जब रोग कारक सूक्ष्म जीव हमारे शरीर में प्रवेश करता है तो उससे लड़ने के लिए हमारा शरीर प्रतिरक्षी उत्पन्न करता है। जब कोई सूक्ष्म जीव हमारे शरीर के अंदर पहुंचता है तो हमारा शरीर उनसे लड़ने के लिए कोशिश करता है, ठीक है ना। यानी कि प्रतिरक्षी कुछ उत्पन्न करता है।
शरीर को यह भी स्मरण रहता है कि वह सूक्ष्मजीव अगर हमारे शरीर में पुनः प्रवेश करता है तो उससे किस प्रकार लड़ा जाए। प्रवेश, मान लो दोबारा उस सूक्ष्मजीव प्रवेश कर दिया तो उससे कैसे लड़ा जाए। तो इसीलिए हम वैक्सीन का उपयोग करते हैं, ताकि क्या है हमारे शरीर के अंदर वह वैक्सीन रहता है और उस सूक्ष्मजीव को नष्ट कर देता है। यहाँ पर एक वैज्ञानिक है एडवर्ड जेनर, उन्होंने 1798 में चेचक के टीके की खोज की। एक वैक्सीन है, उस वैक्सीन के द्वारा हम चेचक के रोग को नष्ट कर सके, ठीक है ना। यानी कि टीका क्या है, टीका क्या करता है, जिसे हम आगे देखते हैं कि रोग कारक सूक्ष्मजीव हमारी सदा के लिए सुरक्षा करता है। जो रोग कारक जो सूक्ष्म जीव होते हैं हमारे शरीर के अंदर, वह हमेशा के लिए उन रोगाणु से रक्षा करता है। इस प्रकार टीका, वैक्सीन का यानी कि टीका का कार्य होता है। अच्छा, इससे कौन कौन सी बीमारी होती है, जैसे हैजा, क्षय, चेचक, हेपेटाइटिस आदि अनेक बीमारियां वैक्सीन के द्वारा दूर हो गई है। जैसा मैंने बताया, चेचक बताया ना अभी कि एडवर्ड जेनर, यह भी याद रखना, मेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एडवर्ड जेनर ने 1797 में चेचक के वैक्सीन की खोज की थी, ठीक है ना। तो सूक्ष्मजीव, मेन पॉइंट अपना क्या है कि सूक्ष्मजीव क्या करता है, सूक्ष्मजीव हमेशा के लिए हमारे शरीर के अंदर रोगाणु से रक्षा करता है। और कुछ ऐसे रोग भी हैं जैसे हैजा, क्षय, चेचक, हेपेटाइटिस आदि बीमारियां वैक्सीन के द्वारा रोका गया है। मिट्टी की उर्वरकता में वृद्धि, यानी कुछ जीवाणु जो होते हैं, कुछ जीवाणु एवं नीले हरे शैवाल वायुमंडल नाइट्रोजन का स्तरीकरण कर सकते हैं। इस प्रकार मृदा में नाइट्रोजन का संवर्धन होता है तथा उसकी उर्वरकता में वृद्धि होती। इन्हें सामान्यतः जैविक नाइट्रोजन स्तरीकरण कहते हैं। देखो, आपने दीवारों पर या तालाब के ऊपर एक हरे रंग की काई देखी होगी और वो धीरे धीरे वृद्धि करता है, तो काई शैवाल कहलाता है। ये शैवाल एक प्रकार का सूक्ष्मजीव है जिसको हम आगे वाली क्लास के अंदर पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो आज जो भी आपने पढ़ा है उसको एक बार रिपीट कर लें और कुछ मेन पॉइंट आप नोट कर लें।